नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, स्पेन में 50 साल में आई सबसे भीषण बाढ़। स्पेन में बाढ़ से 95 लोगों की मौत, कई लापता। स्पेन में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। कुछ ही घंटे में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई। स्पेन में 50 साल में आई सबसे भीषण बाढ़। स्पेन में बाढ़ से 95 लोगों की मौत, कई लापता। स्पेन में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। कुछ ही घंटे में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई। स्पेन में 50 साल में आई सबसे ज्यादा भीषण बाढ़। ये विजुअल जो है, तस्वीरें जो है, इसे फुल स्क्रीन एक बार प्ले कर दीजिएगा। स्पेन में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है, जो लोग मारे गए हैं। कुछ ही घंटे में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिए। स्पेन की तस्वीरें हैं। जबरदस्त बाढ़ वहां पर आई। पानी इतना तेज था कि अपने साथ कई गाड़ियों को भागकर ले गया और घरों में मलबा घुस गया। 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए, ये स्पेन की तस्वीरें हैं। आधुनिक विकसित देशों में से एक, जहां पर कुदरत के आगे उसकी भी एक ना चली। जो गाड़ियां हैं वो खिलौनों की तरह पानी में बहती चली गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत का कहर किसी को नहीं बख्शता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये स्पेन की तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ आई है और बाढ़ से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग लापता हैं। और स्पेन का कहना है कि मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर इस वक्त की, स्पेन में 50 साल में आई सबसे भीषण बाढ़। स्पेन में बाढ़ से 95 लोगों की मौत हुई, कई लापता हुए। स्पेन में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। कुछ ही घंटे में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। स्पेन में शोक रखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कुछ ही घंटे में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई। सबसे भीषण बाढ़ आई है। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दीजिए। स्पेन की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ की तस्वीरें, जहां पर गाड़ियां जो है पानी में खिलौनों की तरह बहती चली गई। भीषण बाढ़ का प्रकोप। स्पेन में 50 साल के बाद भीषण बाढ़ आई। 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। स्पेन का कहना है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक वहां पर रखा गया है। कुछ ही घंटे में 12 इंच से ज्यादा बारिश वहां पर हुई। लेकिन तस्वीरें एक बार प्ले कर दीजिए। तस्वीरें, बाढ़ की तस्वीरें एक बार दिखा दीजिएगा। स्पेन में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्पेन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर गाड़ियां जो हैं खिलौनों की तरह पानी में बहती चली गई। जबरदस्त बारिश हुई और खिलौनों की तरह गाड़ियों को पानी अपने साथ भागकर लेकर चला गया। 95 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं, जिससे यह आंकलन लगाया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कुदरत का कहर स्पेन में टूटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, वो बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली सैन्य प्रमुख ने ईरान को धमकाया, ऐसा जवाब देंगे जिसे कभी देखा नहीं गया होगा। आईडीएफ प्रमुख, इजरायली हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है ईरान। इजरायली सैन्य प्रमुख ने ईरान को धमकाया, ऐसा जवाब देंगे जैसा कभी देखा नहीं गया होगा। इजरायली हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है ईरान। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार क्लोडी सिंह जी जुड़ चुके हैं।
सीधा करोड़ी सिंह जी के पास हम चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए सर। जय हिंद राजे। थैंक यू सर, थैंक यू। करोड़ी सिंह जी, जिस प्रकार से आइडिया प्रमुख है कह रहे हैं कि अगर अब आपने पलटवार किया तो ऐसा जवाब देंगे कि आपकी पुश्तें याद रखेंगी, तो क्या ये दोनों देशों की तरफ से नूरा कुश्ती हो रही है या वाकई में ये जंग अब आगे बढ़ सकती है? क्योंकि ईरान की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं। ईरान कह रहा है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कैसे जवाब देना है। उधर नेतन्याहू और उनके जो मंत्री हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो सारे कह रहे हैं कि अब गलती मत करिएगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सर देखिए राजेश जी, ऐसा है कि दावे और काउंटर दावे दोनों साइड से हो रहे हैं। ईरान भी किसी भी रूप में सरेंडर करने को तैयार नहीं है और ईरान भी बार बार धमकी दे रहा है कि तैयारी कर रहे हैं और इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल सवाल है। 1948 के बाद में इजराइल पहली बार इस तरह, पहले जितने युद्ध हुए हैं इजराइल ने लंबे समय तक नहीं चलाए और इजराइल उसमें जीत गया है, लेकिन ये ऐसा युद्ध है जिसमें इजराइल फंस गया है और इसमें केवल इजराइल तक नहीं है जी, इजराइल और पैलेस्टीन से बाहर निकल के लेबनान में, सीरिया में, कुछ सीमा तक यमन में और ईरान भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो ऐसे स्थिति में जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, लगता है और आगे चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई युद्ध विराम की या बातचीत की या कोई नेगोशिएशन की स्थिति बन रही है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस इजराइल के स्थिति से बाहर निकलना, क्योंकि अमेरिका के लिए मजबूरी है कि इजराइल को सपोर्ट करना, क्योंकि अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व का सवाल है। अगर इजराइल इसमें हार जाता है तो अमेरिका का जो वैश्विक वर्चस्व है वो निश्चित रूप से कमजोर होगा और दूसरा अमेरिका की जो आंतरिक राजनीति है उसमें भी जो जियोनिज्म का प्रभाव है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ईरान, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल जो प्रयास करेंगे ईरान में रिजीम चेंज का प्रयास करेंगे, क्योंकि सैंक्शन की स्ट्रेटेजी तो बहुत पहले से चलती आ रही है, उससे तो ईरान को कमजोर नहीं कर पाए। अब रिजीम चेंज किस रूप में हो सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से ईरानी इंटेलिजेंस है वो इजराइल में भी घुसी हुई है और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो ईरान में बहुत एक्टिव हैं, तो दोनों साइड में गुप्तचर एजेंसियां एक्टिव हैं। तो ईरान भी प्रयास करेगा कि इजराइल के जो अंदर में जो कुछ विवाद है या अंदर जो थोड़ा सा अविश्वास है कुछ लोगों में, उनको भड़काया जाए और अंदर से कोई आक्रमण करवाया जाए, जैसे पहले भी एक ट्रक ने किया है जो मोसाद के ऑफिस के पास में हुआ है। तो इस तरह का अंदर कुछ आतंकी घटनाएं ईरान करवा सकता है। इसी तरह से इजराइल भी ईरान में कुछ करवा सकता है घटनाएं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से इजराइल का हाथ नहीं दिखेगा और उधर भी प्रत्यक्ष रूप से ईरान का हाथ नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी लंबे समय तक चलेगी। इजराइल में ईरान कुछ करवाएगा, ईरान इजराइल में कुछ करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष युद्ध हमें मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका के हित में ये नहीं होगा और जो अमेरिका के हित में नहीं होगा उसमें अमेरिका इजराइल को आगे नहीं बढ़ने देगा। जी राजेश जी। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर ईरान से ही ये बड़ी खबर है, जहां पर रूस के S-300 को तबाह कर दिया गया है। इजराइल ने खत्म किए ईरान के सारे S-300। क्या फेल हो चुका है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम? अमेरिका के F-35 के आगे फेल हो गया S-300। भारत को S-400 को लेकर रहना होगा अलर्ट। इजराइल ने खत्म किए ईरान के सारे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। फेल हो चुका है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के F-35 के आगे फेल हो गया S-300। इजराइल ने खत्म किए ईरान के सारे S-300। सीधा करोड़ी सिंह जी के पास हम चलेंगे, विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी लगातार बने हुए हैं। अब करोड़ी सिंह जी, S-300 पूरी तरह से फेल नजर आया ईरान के अंदर।
हमने हालांकि आधुनिक S-400 रूस से लिया है, लेकिन क्या भारत के लिए भी ये अलर्ट होने का वक्त है? रूस के हथियारों पर कितना विश्वास किया जा सकता है जिस प्रकार से F-35 के आगे वो फेल नजर आया S-300 से? थोड़ी सी S-400 में तो टेक्निकल दृष्टि से बहुत ज्यादा अंतर बताते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। S-400 है वो एयर डिफेंस के लिए S-300 से कहीं ज्यादा कंपेटेबल है, तो इसके लिए ईरान को भी रशिया ने S-400 दिए हैं। लेकिन उधर थर्ड मिसाइल हैं जो दी हैं अमेरिका ने इजराइल को, वो कहीं उनको रोकने में कितना समर्थ है इसके लिए कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक उनका पूरी तरह से युद्ध में टेस्ट नहीं होगा, तो वार के समय टेस्ट होता है, जो पहले टेस्ट होता है वो अलग तरीके का टेस्ट होता है। तो युद्ध में जब यूज होती है तब थोड़ा सा अगर हम जो मान के चलते हैं और पहले के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति आती है, हर युद्ध में आती है। तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हम जिस देश के पास भी जो साधन सामान है, भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत के सामने भी टू फ्रंट की चुनौतियां हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान की वायुसेना की भी चुनौती है। तो भारत को काफी सजग रहना होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, उसके बाद सीधा क्रोड़ी सिंह जी आपके पास आएंगे, क्योंकि भारत और चीन के संबंधों को लेकर भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। का स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इजराइल ने खत्म किए ईरान के सारे S-300। क्या फेल हो चुका है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम? अमेरिका के F-35 के आगे फेल हो गया S-300। भारत को S-400 को लेकर अलर्ट रहना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाक समेत 20 देश जो है मुस्लिम नेटो बनाएंगे। सऊदी अरब, तुर्की भी शामिल होगा। धर्म के आधार पर दुनिया को बांटने की तैयारी की जा रही है। भारत के खिलाफ एक गुट तैयार कर रहा है पाकिस्तान। पाक समेत 20 देश मिलकर बनाएंगे मुस्लिम नेटो। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश होंगे शामिल। धर्म के आधार पर दुनिया को बांटने की तैयारी। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी होंगे शामिल। धर्म के आधार पर दुनिया को बांटने की तैयारी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। मुस्लिम देशों का नेटो, सऊदी अरब, पाकिस्तान, जॉर्डन, बहरीन, तुर्की, इजिप्ट, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान इसके कोर मेंबर होंगे। बाकी 20 से 25 देश जो है वो इसके मेंबर्स होंगे। मुस्लिम नेटो का मकसद क्या है? आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस करना, मिलिट्री को मॉडर्न बनाना, डिफेंस पार्टनरशिप करना, खुफिया जानकारियां साझा करना, बाहरी मुश्किलों से एक साथ लड़ना। तो चलिए सीधा क्रोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे, विदेश मामलों के जानकार क्रोड़ी सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्रोड़ी सिंह जी, मुस्लिम नेटो का बहुत अब चर्चा शुरू हो चुकी है। नेटो हमने सुना, एशियाई नेटो की भी चर्चा हुई, लेकिन अब मुस्लिम नेटो की चर्चा तेज हो रही है। क्या मकसद देख पा रहे हैं इसके पीछे? नेटो वर्ड यूज करते हैं तो नेटो का उदय देखते हैं कि किस संदर्भ में नेटो बना था। जिस समय नेटो बना था उस समय शीत युद्ध की स्थिति थी और यूरोप की सुरक्षा के लिए नेटो बना था। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी हम उसको कहते हैं। और उसमें जो साम्यवाद का विस्तार हो रहा था उसको रोकने के लिए सैन्य संगठन बना था। आज की स्थिति है दुनिया की बिल्कुल अलग है।
लेकिन इस्लामिक देश ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बातचीत उठी, जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन भी पास हुआ कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए। भारत जैसे कुछ देशों ने कहा कि भाई एक धर्म के नाम पे फोबिया की क्यों बात करते हैं। अगर हिंदू फोबिया है, क्रिश्चियन फोबिया है, किसी भी तरह का धर्म के आधार पे कोई फोबिया है तो वो बुरा होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक धर्म के आधार पे इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिए। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने पास कर दिया क्योंकि बहुमत था। तो इस तरह की जो एक मानसिकता बन रही है कि दुनिया में इस्लाम विरोधी भाव आ रहा है, तो उसको विरोध में कि इस्लामोफोबिया जो बन रहा है या इस्लाम को जिस तरह से डील किया जा रहा है ऐसा बनाने की प्रयास ये कुछ देश कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि ये नाटो है कि वो अपनी सूचनाएं साझा करेंगे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे, अपने को मजबूत करेंगे। लेकिन नेटो बना था वो ज्योग्राफिकली इंटीग्रेटेड था। लेकिन ये जो बनाने की बात कर रहे हैं इसमें एशिया के देश भी हैं, अफ्रीका के देश भी हैं और बहुत से देशों को लेना चाहते हैं। तो इस तरह का कोई मजबूत संगठन तो नहीं बन सकता। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मजबूत संगठन जिसको हम नेटो की तरह का संगठन कहें बन पाएगा, क्योंकि जो इस्लामिक देश हैं उनमें भी सहमति नहीं बन पाएगी और जिन देशों का हम नाम ले रहे हैं उन देशों के सामने भी बड़ी समस्याएं होंगी एक साथ आने में, क्योंकि इस्लाम भी एक यूनिफॉर्म रिलीजन तो नहीं है, उसमें अलग अलग सेक्ट हैं। तो इस्लाम जब ये कहते हैं इस्लामोफोबिया है तो दूसरे रिलीजन से या दूसरी सभ्यताओं से डील करता है तो वो इस्लाम को एक सभ्यता मान लेते हैं। लेकिन एक नेटो के रूप में ये बन पाएगा मुझे बहुत कम संभावना लग रही है। जैसे नेटो का एशियन नेटो की बात अमेरिका और जो यूरोपीय देश कर रहे हैं उसकी भी कम संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि भारत है, चीन है, ये देश हैं इस तरह के नेटो, वेदर वो इस्लामिक नेटो हो या एशियाई नेटो हो या अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज एशिया का नेटो बनाने का प्रयास करें, उसकी संभावनाएं कुछ कम लग रही हैं। वैसे जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एशियाई नेटो होना चाहिए, एशिया में एक सैन्य संगठन होना चाहिए जो चीन के राइज को काउंटर कर सके, चीन जिस तरह से प्रभाव बना रहा है उसको काउंटर कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता राजेश जी आज की स्थिति में नेटो जैसा संगठन कोई बन पाएगा, क्योंकि अब दुनिया फ्रेगमेंटेड है। उस समय नेटो बना था उस समय एक पोलराइज था और पोलराइज वर्ल्ड में जो तीसरी शक्ति थी वो भारत के नेतृत्व में नॉन अलाइंड मूवमेंट था। आज उस तरह की स्थिति दुनिया की नहीं है, दुनिया है बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। तो उस तरह की संगठित दुनिया नहीं है जो कोल्ड वार के टाइम में थी, बाइपोलराइज वर्ल्ड बना हुआ था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेटो की वायबिलिटी है या नेटो बन पाएगा, दोनों ही दृष्टि से वायबिलिटी भी नहीं है और बन भी नहीं पाएगा। जी राजेश जी। जी, एक आखिरी सवाल मेरा जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, ये संगठन कह रहा है कि हम आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जहां भी आतंकी हमले हो रहे हैं उनके तार कहीं ना कहीं इन्हीं देशों से जुड़े हुए हैं। तो यही से आतंक निकल रहा है। क्या ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? ये आतंक को लेके दुनिया में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा आतंक की नहीं है। भारत ने 1996 में यूएन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा था ग्लोबल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म का, जिसमें आतंकवाद को डिफाइन किया जाए और ग्लोबल कम्युनिटी एक साथ होकर आतंकवाद से डील करे। वो आज तक पास नहीं हुआ है। तो दुनिया के देश हैं वो आतंकवाद के बारे में एक मत नहीं है, और जब आतंक को लेके एक मत नहीं है तो बहुत से देश हैं वो आतंकवाद को अपने राष्ट्र हित की पूर्ति का साधन बनाते हैं। तो और जब कोई भी देश संप्रभु राष्ट्र आतंकवाद को अपने विदेश नीति का या अपने हित पूर्ति का साधन बनाएगा तो आतंकवाद के विरुद्ध तो लड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये जो आप बता रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे, एक नेटो जैसा संगठन बनाएंगे, तो आतंकवाद को लेके सहमति नहीं है। क्योंकि जब
नेटो बना था उस समय सहमति थी, एक साम्यवादी विचारधारा थी, एक पूंजीवादी विचारधारा थी, और तीसरा उसमें जो नॉन अलाइन गुट था। आज उस तरह की गुटबाजी नहीं है दुनिया में, बहुत ही फ्रेगमेंटेड दुनिया है। तो ऐसी स्थिति में जब आतंकवाद पे सहमति नहीं है तो किस आतंकवाद से लड़ेंगे? तो उसमें लगता है कि वो आपस में लड़ाई लड़ सकते हैं, देश की तू आतंकवादी है या तेरे वहां आतंकवादी पनप रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सॉलिडेरिटी या सुदृढ़ता इन देशों में आ पाएगी कि ये मिलके किसी के अगेंस्ट में अपने आप को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे, और जिसके अगेंस्ट में ये आतंकवाद को लेके या दूसरे कोई भी काउंटर करना चाहते हैं कि जो इनको इस्लाम को प्रभावित कर रहा है, वो भी ये नहीं कर पाएंगे। इसमें सुदृढ़ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि नेटो जैसे लेकिन ये धर्म के आधार पर सुदृढ़ता बहुत जरूरी है। जी राजेश जी। जी, धर्म के आधार पर दुनिया को बांटने की जो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये बेहद गलत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी आपका इतना कीमती समय देने के लिए और तमाम सवालों के इतनी बारीकी से जवाब देने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।